that a lot of people were saying that Muslims must have reservation. So religion based वो रिजेक्ट कर रहे हैं, बट आरक्षण अपने प्रेजेंट रूप में चलता रहेगा. तो ये मेरे लिए संकोच की बात है, क्योंकि मैं आई कॉन्सेप्ट दैट परफॉर्मेंस मैटर्स एवरीवेयर, in boardroom, battlefield, sports field. You choose your area, and all that matters is performance. The youngest chess master, chess prize winner, uh, world champion, D. Gukesh, congratulations. Yeah, he was. It is performance. Because he is an Indian, he did not get the award. And it is sports is a classic example where performance alone matters. चाहे आप कोई भी हो, यादव हो, सत्संगी हो, शरद हो, देश हो, जो भी हो, आपको परफॉर्मेंस पे आपको अवार्ड मिलता है, रिकॉग्निशन मिलती है. That's what is important. Other than Nobel Peace Prize, which is a political element, these elements matter a lot. So I would say that I'm not too delighted about it. Do help people who need help. That is definitely a government job. But do not lower the standards of qualification. Do not lower the standards of competency. That's what is important. कि अगर आप 40% मिलने पर भी आप डॉक्टर बन जाते हैं, तो मैं तो आपके पास नहीं जाऊंगा. उसमें आप दिखार करिए ना, दिखार करिए कि MBBS RC रिजर्व कैटेगरी में थे आप, तो आपके भी लोग आपके पास नहीं जाएंगे इलाज करवाने के लिए. This is what is important. This is something which I had told Mr. रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, कि देखिए साहब, आरक्षण का मतलब ये नहीं होता है कि आप हर चीज का स्टैंडर्ड गिरा दीजिए. क्या पुल बनाने में आप स्टैंडर्ड कम करेंगे उसको? वहां तो सक्षम लोगों की जरूरत है ना. That is what is important. Rest of them are, ambition, definitely corruption free country. Yeah, होना चाहिए. Those are the leaders' statement. Leaders' statement, and those must be the goal. Absolutely. Individual, aberrations are always there. So you have to have Sabka Saath Sabka Vikas continues as a model. Inspire people to be part of the process. Women empowerment. So these are something you cannot argue against. But what was important, that he clearly gave a call to ending the family dynasty rule. जो चल रहा है भारत में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की तारीख में मुझे दंग आ जाता हूं मैं ये सुन करके. एंड आई होप दर्शकों को भी एहसास होगा कि भैया, ये राहुल गांधी का परिवार, राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी ने वक्फ बोर्ड बना दिया, टेम्पल एक्ट पास कर दिए. संक्रांत जी का बहुत अच्छा डेफिनेशन था सेक्युलरिज्म का आज ट्वीट पे, जिसको मैंने रीट्वीट किया था, कि तुम्हारा मंदिर तो मेरा है ही, जो मेरा है वो तुम पे उसको सवाल ही नहीं पूछ सकते हो, वो हमारे लिए है, सेक्युलरिज्म तुम्हारे लिए नहीं है. ये क्या मजाक है? और इसको जानते हुए तक, freedom of temple and everything, the article 25 to 30, you name the problems of India and they are all done by this family. और आज की तारीख में वो कौन बेवकूफ हिंदू है जो इस कांग्रेस पार्टी को अभी भी वोट देता है? क्या आपकी दिमाग में कुछ है नहीं? इतनी गुलामी हो गई है, इतनी मानसिक कॉलोनियलिज्म हो गया है. दिस वाज अनदर इशू व्हिच प्राइम मिनिस्टर टॉक्ड अबाउट, कि हमें जो है मानसिक गुलामी को हमें हटाना है. दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, दैट भारतीयों को समझना पड़ेगा. और यही चीज अगर आज भारत के लोगों ने मोदी जी को वो बहुमत दिया होता जो ट्रंप को अमेरिकन ने दिया है, देखिए पूरा गेम बदल गया, पूरा गेम बदल गया. आज के यहाँ तक कि वैन जोन्स, द कमेंटेटर ऑन CNN, he admitted yesterday, saying that Trump outsmarted us all. Give him credit for what it is. लेकिन हमारे यहाँ राहुल गांधी आज वही टूटा हुआ ढोल पीटता रहेगा, मोदी ये है, मोदी ये है, मोदी वो है. तो भारतीय लोगों को इस बात की जागरूकता बहुत ही जरूरत है, इस बात की कि हर चीज में हर लीडर की कोई शिकायत ही नहीं करते हैं, लेकिन do something about it. Take your individual responsibility. And that was another thing which Modi ji mentioned,
that you have to remember that you have a responsibility to the country, and that you must fulfill to protect and defend. That's what is important. And in the process धज्जियां तो उड़ी गई थी, और अब भारत का दुर्भाग्य ये है कि अब 5 साल तक राहुल और प्रियंका को हमें सुनना पड़ेगा. And I wish we had the ability to make mockery of them like Saturday Night Live does here, or the late night comedies. उनकी धज्जियां उड़ाता है पॉलिटिशियंस की, उस तरह से इनकी धज्जियां उड़ानी चाहिए हम लोगों को. पूरा मौका है आपके पास इस समय. वही तो मैं कह रहा हूँ कि राहुल, मैं तो कहता हूँ, मैंने ओपनली, मुझे आज मैंने कोई कल ट्वीट किया था जिसपे somebody said कि you are definitely hurting your brother. So somebody commented on that कि I don't want to hurt your feelings, but your brother is responsible for that. Somebody said, oh my god, वो गधा इनका भाई है. तो मैंने उसमें लिखा, मैंने उसमें जवाब दिया उसका कि देखो भाई अलग बात होती है. तहसीन पूनावाला और शहराज पूनावाला में भी बहुत अनबन है, लेकिन एक बात होती है कि मैंने उसमें यही कहा कि मैं तो विद्यार्थी हूं महाभारत, रामायण और भगवत गीता का. मैं सिर्फ एक बात जानता हूं, we all have to pay the consequences of our decisions, choices that we make. My brother has made his choice, I have made my choice, and we both will have to pay the consequences of our decisions. That's what I am talking about, is the fact that Prime Minister is saying that remove the colonial mindset and change the family dynamics of rule. चाहे वो अखिलेश यादव हो या जो हो, ये सब बदलना पड़ेगा हमें. Thank you. Let them take validation from us, not we taking from them. देश कपूर जी. हाँ जी. 322 लोग देख रहे हैं भाई, लाइक करो. आप लोग एक व्यक्ति भी 10 लोग जुड़ेंगे तो 3000 लोग हो जाएंगे आज. थोड़ा मैथमेटिक्स मेरा थोड़ा गड़बड़ हो गया, बट प्लीज कैलकुलेट. चलिए देश कपूर जी. तो हाँ, तो उन्होंने आई मीन जो मोदी जी हैं, उन एज यूजुअल उनकी स्पीच तो हमेशा से अच्छी होती है, और उन्होंने आज फिर से वो बात की है उसके बारे में, कांग्रेस और इमरजेंसी, और कैसे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को हमेशा से खराब किया है और तोड़ा है. बट आई थिंक अब टाइम आ गया है कि अब बातों में काफी टाइम बिताने की जरूरत नहीं है. मतलब वो करना जरूरी है टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट इन द पार्लियामेंट, और उनसे ज्यादा अच्छा और कोई कर नहीं सकता है. पर अब टाइम आ गया है कि इनको ऑन द ग्राउंड जलील करके उनको हमेशा के लिए आउट ऑफ करेंसी कर देना. Because there is no reason why like India should continue to have this curse on itself, because ये किसी काम के हैं नहीं, और सब जानते हैं कि ये कर क्या रहे हैं, फिर भी हम सहे जा रहे हैं, फिर भी हम इनको टॉलरेट कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं मेरे को अब तक समझ में नहीं आ रहा. कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा. कोई बात कर रहा था कि मेरा एक दोस्त है, वो मेरे को, और मैंने ऐसे बहुत लोगों से सुना है कि अगर गांधीज निकल जाए तो कांग्रेस काफी सुधर जाएगी. तो मैं उनको कहता हूँ अगर गांधीज निकल जाए तो कांग्रेस बचेगी नहीं, बिकॉज ये एक ग्रुप ऑफ वो थीव्स हैं और चोर हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ हैं. आपको क्या लगता है कि शशि थरूर क्या वो खड़गे जी के अंदर काम करेंगे, या खड़गे जी वो शशि थरूर के अंदर काम करेंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता. या मनीष तिवारी काम करेगा इनके वो शशि थरूर के नीचे? नहीं, वो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि सारे के सारे चोर हैं. उनको एक महाचोर एक फैमिली मिली हुई है जिसके अंदर ये काम करते हैं, और उस फैमिली का इन्होंने एक ब्रांड नेम बना रखा है. वो ब्रांड नेम यूज करते रहते हैं. वो नेहरू से गांधी कब बने, और गांधी से वाद्रा होकर भी गांधी कैसे वापस बन गए, वो एक मिस्ट्री है हम सबके लिए. और वो मिस्ट्री कम है एक्चुअली हमारी, वो इट्स अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ आवर कलेक्टिव स्टुपिडिटी. हमारी जो कलेक्टिव बेवकूफी है ना, वो दर्शाती है वो कि हम कैसे इनको ये सब चीजें करने देते हैं और कैसे हो जाता है. सो आई थिंक ये एक तरह का
बड़ा एक विडंबना है जो हमारे सामने है कि इनको कैसे साइडलाइन किया जाए, बिकॉज जब तक ये साइडलाइन नहीं होंगे, क्योंकि ये अभी की बात नहीं है। इवन नेहरू का आना और जिस तरह से पार्टीशन हुई, जिस तरह से आगे चीजें इन्होंने की, अगर उनको आप देखो तो आपको समझ में आएगा कि नेहरू खुद कौन से कोई बड़े प्रो इंडिया थे। वो हमेशा से वो एक खास तरह का इंडिया बनाना चाहते थे जिसको वो रूल कर सके। सरदार पटेल के जाने के बाद उनकी पूरी फैमिली को साइडलाइन कर देना, पूरे एक एक जो फ्रीडम फाइटर था उसको साइडलाइन कर देना, अपना एक भारत तराशना, जो अपना एक इंडिया तराशना जो भारत से बिल्कुल अलग था, और जो जो उनकी कहे माने, जो जो जिनको वो चाचा माने और उनकी आने वाली पीढ़ियां खाती रहें, बस यही उन्होंने सीखा है इस पूरी फैमिली ने। अब टाइम आ गया है कि इंडिया और भारत जो है इससे कहीं आगे निकले, और ये तब तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक ये पूरी फैमिली जो है और पूरा ये लेगेसी जो है वो साइडलाइन नहीं की जाएगी, बिकॉज इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ भारत को, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और ये सिविलाइजेशनल टर्म्स में नहीं हुआ, वहां तो वो तो हुआ ही हुआ है, पर सिर्फ सिविलाइजेशन टर्म्स में नहीं हुआ, ये इकोनॉमिक टर्म्स में, वेलबींग की टर्म्स में, वो इंस्टीट्यूशनल और इंफ्रास्ट्रक्चर और यू नो बाकी ग्रोथ अगर देखें उसकी टर्म्स में इतना ज्यादा हुआ है। मेरी आज की न्यूज़ लेटर ज्योग्राफी के ऊपर है। जब पार्टीशन हुई तो जो इंडिया की जो ज्योग्राफी थी वो इस तरीके से कॉम्प्रोमाइज हुई कि वो रूट्स इंडिया के जो ऑल द वे टू सीरिया जाया करते थे, अशोक की एक एडिक्ट है, मतलब उसका एक वो था, वो इंस्क्रिप्शन थी जिसमें वो लिखा हुआ है कि कैसे वहां तक वो होता था ट्रेड। इनफैक्ट एक हमारे वो हमारे स्क्रिप्चर्स में भी आता है, एक श्लोक भी आता है इसके बारे में, द्वारका और कंबोज का जो रूट था, वो कैसे आगे तक जाता था सीरिया तक, और सारा खत्म हो गया, क्योंकि हमारी लाइनें ऐसी बनाई गई पार्टीशन के वक्त कि किसी ने देखा ही नहीं। और दूसरी तरफ अगर देखें तो फार ईस्ट तक जाने के लिए पूरी ट्रेड ही बंद हो गई हमारी, बांग्लादेश वो कर दिया, और उसके बाद वो बर्मा हो गया, और वो सब कुछ तोड़ ताड़ के कुछ बचा ही नहीं। तो एक कंट्री एक आइलैंड बन गई, मतलब जो कंट्री पूरी दुनिया के साथ ट्रेड किया करती थी सदियों से, हजारों सालों से। अलेप्पो जो है, वो कहते हैं कि जो अलेप्पो एक जो सिटी है वो बनी ही वो टैक्सेस के ऊपर थी, वो टैक्सेस जो इंडियन ट्रेडर्स वहां दिया करते थे। जो आज ये सीरिया में हो रहा है, वो सीरियन जो सिटीज है, डमास्कस और अलेप्पो, पल्मेरा, इनफैक्ट जो अशोक की जो वो इंस्क्रिप्शन है उसमें तो एग्जैक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है बिटवीन पल्मेरा एंड इंडिया, which is 3,800 kilometers, which is exactly how it is. So कमाल की बात यह है कि हमने कितना बड़ा नुकसान उठाया, कितना बड़ा नुकसान उठाया, और यहाँ इसको वापस लाना भारत को जहां होना चाहिए भारत, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ रिलीजियस थिंग, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा, जो स्पिरिचुअल जो हेरिटेज है, जो हमारी लीनेज है, वो तो है ही है, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है हमारा आगे आने वाला कल जो है, उसके लिए हमारा इकोनॉमिक जो बेस है वो हमारे इन घटिया बिल्कुल जो सो कॉल्ड लीडर्स रहे थे उन्होंने पूरा बर्बाद करके रख दिया था। उन्होंने सोचा भी नहीं एक बार भी। ये इसीलिए इनका जाना बहुत जरूरी है। जो मोदी जी की जो कर रहे हैं इस समय, उसका सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस मेरे को इसी बात में लगता है। देश का पूरा, शायद मोहन जी। या तो
सबसे पहले गुकेश जो बच्चा है हमारा 18 साल का, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता चेस में सिंगापुर में, कॉन्ग्रेचुलेशन टू हिम। आई थिंक दिस चैनल इज वेरी प्राउड कि एक 18 ईयर ओल्ड इंडियन लड़का जो है वो इतने बड़ी उपाधि लिया। आई थिंक कुछ आपके यूजर्स ने कमेंट किया है कि रशिया क्यों विरोध करा। देखिए, रशिया में काफी लोग हैं जो प्रो वेस्ट भी है, एंटी प्यूटिन भी है, और इंडिया का समीपता उनको कुछ पच नहीं रहा है। और थोड़ा सा देखिए, कलर ऑफ द स्किन तो हमेशा ही है। आप कितना भी कहीं दोस्त बनाए, आपके स्किन कलर कम्स इनटू द पिक्चर। एंड उनको उनको ये जो जो दो चार रशियन बिग माउथ हैं जो कमेंट किए हैं कि उनके चेस्ट से उनका दिल उठ गया, ये कैसे हार सकता है जो बंदा ने हारा। तो आई थिंक पुतिन शुड टेक नोट ऑफ इट और उनको उठा के ठूस देना चाहिए केजीबी के सेल में, और उनको इतनी लाल करना चाहिए पिछवाड़े कि वो उनके 10-15 जन्म तक वो भूले नहीं। बिकॉज वी हैव टू बी अग्रेसिव विथ आवर अचीवमेंट। हम उसको दया दृष्टि और चुपचाप ब्रॉडनेस दिखाने के लिए शांत नहीं रहे। वी हैव टू पब्लिकली डिमीन, चाहे वो रशिया हो चाहे कोई भी आपका मित्र हो। ये स्किन कलर की लड़ाई है। तो दैट इज हाउ आई सी। दूसरा वेरी क्विकली जो यूएफए पे बात हो रहा था, तो देखिए हमारे जो हीरो है, मेरा पर्सनल हीरो है बहुतों में एक एस्ट्रोफिजिक्स एंड बिलियनर मिस्टर एलन मस्क। उन्होंने एक डैन लेमान जो है उसके शो में बोला था कि जेटसन वाइब एक काल्पनिक वेस्ट की, तो देखिए पूरे इतिहास जो है वो 400 साल की है, तो उनकी जो हीरोज भी हैं वहीं से आते हैं। तो जेटसन वाइफ्स में एक रेफरेंस है हैना एंड बारबेरा कार्टून, जिसमें एक इमेजिनरी स्पेस में लोग कार में बंद होके उड़ते हैं। तो उससे देखिए कि एलन मस्क जैसा आदमी, अब हम अपने साहित्य से भारद्वाज जी के विमान शास्त्र से इम्प्रेस ना होके हमारे लोग वेस्ट को देखते हैं। एलन मस्क ने अपने 400 साल के इतिहास में देखा, और उसने देखा कि ये कार्टून में ये कैरेक्टर है, और उसने अपने कार में वो टेक्नोलॉजी लगा के प्रोटोटाइप बना दिया। वीडियो काफी पड़ी है जब उसकी उड़ने वाली कार का वो प्रोटोटाइप बना दिया। तो दिस इज व्हाट we have to learn, our people have to learn from west। हमेशा क्रिटिक नहीं हो सकते हैं। वो अपने 400 साल के इतिहास में ही, काल्पनिक इमेज में ही, उन्होंने एक ऐसा कार की निर्माण कर दी, प्रोडक्ट जो वर्ल्ड को रूल करेगा। हम सिर्फ विमान शास्त्र को कहानी की तरह ही पढ़ के रह गए, उसको नेक्स्ट लेवल पे नहीं लेके गए। सो ये एक शिकायत रहेगी। नाउ कमिंग बैक टू दी मोदी जी का स्पीच और विभूति जी ने जो रिजर्वेशन पे बात कही, इस पे देखिए मेरा जो पर्सनल पक्ष है, रिजर्वेशन एक ऐसा मुद्दा है जो इट रिक्वायर्स अ मैराथन नेशनल डिबेट फॉर प्रिटी लॉन्ग टाइम। आप उसको एक बटन क्लिक खटाखट वाले पॉलिटिशियन की तरह नहीं सॉल्व कर सकते। ये एक रियलिटी है, हमारे साथ बस गई है। अच्छी है बुरी है उस पर मैं नहीं जाऊंगा। बहुत बार एग्जाम्पल जैसे दिया जाता है कि एमबीबीएस, अगर आप क्या एक रिजर्वेशन कैटेगरी के डॉक्टर के पास जाएंगे एमबीबीएस के लिए, इसका देखिए दूसरा पक्ष ये है कि इंटायर तमिलनाडु 69% रिजर्वेशन से इंडिया का सेकंड इंडस्ट्रियस स्टेट है। वहां के डॉक्टर्स, वहां का इंजीनियर्स, वहां के जो भी है, 69% रिजर्वेशन दिया हुआ है स्टेट में। और वो जब इस तर्क पे पार्टिसिपेट करते हैं, वो बोले कि ये नॉर्थ इंडियन का क्रिएटेड है कि मेरिट इम्पैक्ट होता है। ये हो गया एक पक्ष। और दूसरा पक्ष ये हो गया कि जो हमारा संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो लीडर थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उनके अंतर्गत अंबेडकर जी और बहुत से लोग इन्वॉल्व हुए थे। नाउ ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ये अंबेडकर जी ने भी बाद में कहा कि इसे जला देना चाहिए। उनका कोर्ट में है ये वर्ब कि इसे जला देना चाहिए, अंबेडकर जी ने बोला। लेकिन उनके उस स्टेटमेंट को, उस कॉन्टेक्स्ट को हटाकर जिस तरह से हमारे नॉन जनरल लीडर जो ओबीसी, दलित और SC/ST है, इसको ऐसे बना दिया गया कि ये जो संविधान है ये कभी बदला नहीं जा सकता है। और अगर आप संविधान को चेंजेस की बात कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली बाबा साहब अंबेडकर के थ्रू पूरे एक 60% जो पॉपुलेशन है, आप उसको डायरेक्ट इम्पैक्ट कर रहे हैं। ये इस तरह से सेल किया गया। आपको प्रॉब्लम की जड़ को समझना पड़ेगा। ये जो साइकोलॉजी है, इसको मोदी जी बीइंग एन ओबीसी लीडर, उन्होंने
वो नहीं तोड़ पाए। इवन दो ही इज अ गुड ऑरेटर, ही कैन नॉट डू सोलो। वो सोलो जाते हैं इस पे। उनको 10-15 दलित लीडर्स का बैटरी पैदा करना चाहिए था जो इसको चैलेंज करती कि भाई उन्होंने कोविंद जी को लाया जरूर, लेकिन कोविंद जी को सबको पता है कि वो सिंबॉलिक हेड है। तो एक दलित के द्वारा लिखा हुआ परसेप्शन वाइज भारत में जो एक हमारा संविधान है, उसको जहां भी आप एक चेंज करने की बात करते हैं, उसको ये नहीं बोलता है कि वो खराब या अच्छा है। लोग उस पर स्ट्रेट अवे जाते हैं कि एक दलित का बनाया हुआ एक पुस्तक को आप चेंज करें, यानी कि आप मनुवादी हैं। तो मैं जो ये सब इश्यू उठा रहा हूँ कि आप कॉम्प्लेक्सिटी को समझ नहीं रहे। आप हम लोग जेनरिक बोल रहे हैं कि भाई मेरिट चैलेंज हो रहा है। यस, मेरिट चैलेंज हो रहा है। मैं भी नहीं जाऊंगा कि वो पायलट जो कि 30% मार्क्स लेके आया हो, लेकिन पॉइंट ये है कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए। मैं उस पर ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से कि एक बैटरी ऑफ ये दलित और ओबीसी के स्कॉलर्स वाले लीडर होना चाहिए, जिनका जो बैकग्राउंड में ना होकर फ्रंट एंड में हो, और उनको यूज करना चाहिए एज अ लीडर बाय मोदी जी टू चेंज द नेशनल परसेप्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज देखिए, सबसे ज्यादा ये जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये पूरा कॉपी पेस्ट है वेस्ट का। तो वर्ल्ड का सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। किसी की हिम्मत नहीं होती है इसके मेरिट पे बात करने का। ये संविधान पूरा कॉपी पेस्ट किया हुआ है, ठीक है। पहला। दूसरा है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो सबसे ज्यादा अट्रॉसिटीज इसके कारण हुई है, वो मोस्टली दलितों की ही हुई है। लेकिन इसको लोग बोल नहीं पाते हैं। हमारी राष्ट्रपति मुर्मू जी ने कहा कि जो ये जो इंटायर जुडिशरी है, राइट, जो कॉन्स्टिट्यूशन का माई बाप बना हुआ है, हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन इज इंटरप्रेटेड इज नॉट व्हाट विभूति जी, शरद मोहन जी एंड देश जी सेज। इट इज व्हाट आवर लर्नड जजेस, जो सेल्फ अपॉइंटेड जजेस जो बोलेंगे, वही है संविधान। तो आप जो ये लाल पुस्तक जो देखते हैं एक नेता के द्वारा हिलाते हुए, इट डज नॉट मैटर एट ऑल। और ये डेमोक्रेसी के नाम पे पूरा कलंक है। क्योंकि जो मोदी जी वी द पीपल ऑफ इंडिया को हिंदी में सबका साथ सबका विश्वास करते रहते हैं, टोटली रॉन्ग स्टेटमेंट। नोबडी लाइक दैट स्टेटमेंट। इस इलेक्शन में उनको इसके लिए मार पड़ी है, उसके बाद भी ही इज स्टबनली स्टिकिंग टू दैट स्टेटमेंट। आई थिंक इट्स टाइम व्हेन मेजॉरिटी शुड स्पीक अप। एंड ये सब प्रॉब्लम का ये प्रॉब्लम का जड़ है। तो Modi ji is definitely not learned from the election result by saying कि भाई सबका साथ सबका विश्वास है। आप रोज कॉम्युनल राइट दे रहे। दरभंगा जैसे जगह में कल पत्थरबाजी हुआ एक रिलीजियस फेस्टिवल पे। ये इतने छोटे लेवल पे कभी नहीं होता था। दिस इज अ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ ऑल दिस शिट विच वी हैव, जो एक मेजॉरिटी ऑफ द हिंदूज रिलीजियस एक्ट वगैरह के कारण अपना राइट को लेकर नहीं जा सकता। वही संविधान में जो लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया सब एक हैं, तो इसको बेचने वाला ओरेटर मोदी जी भी नहीं है। सॉरी टू से दैट। इसको ये जब भी होगा, इवन तो वो ओबीसी हैं, ये जब भी होगा, एक बैटरी ऑफ ओबीसी लीडर्स चाहिए, दलित लीडर चाहिए टू टेल द पीपल कि 2% जॉब में जो रिजर्वेशन है ये आपको अपलिफ्ट नहीं करेगा। आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको वहां पर अपने स्ट्रेस देना पड़ेगा। और एक बार आप कॉम्पिटेंट होते हैं तो रिमूव ऑल दिस कास्ट बैरियर्स एंड रिजर्वेशन बैरियर्स। रिजर्वेशन इज नॉट नीडेड टू डेवलप अ सोसाइटी। बट इसको बेचने और इसको कहने वाला ये नॉन दलित लोग नहीं हो सकते हैं। ये अनफॉर्चुनेटली एक 70 साल का आपका कोड़ और कैंसर है। दिस इज हाउ आई सी द प्रॉब्लम। थैंक्स। So last 10 minutes for everybody. तो इसी हम पांचों को मैनेज करना है। चलिए संक्रांत जी। मेरा विभूति जी टेंस लग रहे हैं, थोड़ा मुस्कुराइए। बैकग्राउंड मेरा थोड़ा सा चेंज हो गया है। ललाट पे सिकन दिख रही है। छोड़िए जरा इसको, रिलैक्स गिरिए। अच्छा, तो ये पार्लियामेंट स्पीच के बारे में बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन एक मेरा झपट हुई थी शुरू में, आई थिंक 2019 में, जब मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री दूसरी बार बने थे और उन्होंने संविधान को अपनी होली बुक बोला था, उसका मत्था वत्था टेका था। तो
मैं खैर संविधान के बारे में काफी मैं क्रिटिक लिख चुका हूँ। उसमें बीजेपी का जो यूएस के हेड है, नाम नहीं लूंगा, वो उन्होंने कहा कि इसमें क्या गलत बात है, होली बुक। मैंने कहा था मोदी जी आपको संविधान को मत्था टेकने के लिए नहीं इलेक्ट किया, उसको बदलने के लिए इलेक्ट किया है। तो बीजेपी वाले बहुत गर्म हो गए थे मेरे से कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये constitutional book worship is a illness. Actually, it's too much. The constitution itself was never ratified by the people of India. We should be very clear. The Constituent Assembly was not constituted in independent India. It was not constituted of people elected in independent India. And once the constitution was made, जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेकर था और रैटिफायर था दूसरा था, यानी कि एक कमिटी ने उसको लिखा और फिर सारे स्टेट्स के लेजिस्लेचर्स ने उसको रैटिफाई किया. That was the terms of it, and many states also had public meetings to discuss the constitution. India, none of this happened. No, the Indian constitution has never been ratified by the people of India. तो और उसको इतना सिर पे चढ़ाना, होली बुक हो गई है, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, मुझे लगता है ये थोड़ा भद्दा लगता है. तो बाकी जो मोदी जी ने क्रिटिक किया, बहुत सही, ठीक बात है. नेहरू की और आप इंदिरा गांधी की और राजीव गांधी की इतनी बुराइयां है कि आप आराम से उसमें पुस्तक भर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन उसकी कह रहे देखो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन कर दिया, भैया आप भी करो चेंज. ये उनकी सबसे बड़ी थी कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया, तो आपको कौन रोक रहा है कॉन्स्टिट्यूशन करने से? ये अपने आप को कॉर्नर में बैक करना कि उन्होंने तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या चेंज किया, इसका मतलब क्या हम नहीं करने वाले, ये बोल रहे हो आप लोगों को. तो मुझे उसकी कोई तुक नहीं लगी. मेरे को पता बड़ी वाह मिल रही है स्पीच के ऊपर, लेकिन जो मेरी दृष्टि है वो ये है कि हमको सही मायने में इंडियन स्टेट को रीइमेजिन करने की जरूरत है. The Indian state is dysfunctional. It does not work for the people. It is because मैं तो भारत से यूएस से भारत भी आ गया हूँ. मैंने कहा पूरे let's go into the fire to say this. मैं बाहर से नहीं बैठा बोल रहा, मैं हम देश से ही बोल रहा हूँ. लेकिन आप अगर भारत में पुलिसमैन को देखते हो तो लोगों से पूछो, पुलिसमैन देख के आपको लगता है कि ये बचाने आ रहा है या मारने आ रहा है? सड़क के ऊपर होता है तो आप डरते हो कि ये कुछ पैसा वसूली करेगा या आपका पैसा जो गुमा है वो ढूंढ के देगा आपको. तो हर तरह से ब्यूरोक्रेसी में, मैं इंडिया में स्टार्टअप किया है, यूएस में भी किया है. द अमाउंट ऑफ ब्यूरोक्रेसी, अमाउंट ऑफ रेगुलेशन, अमाउंट ऑफ स्टूपिड रूल्स दैट यू हैव टू कीप जंपिंग थ्रू इज जस्ट इनसेन. वहां पे डोजे है, यहाँ पे तो डबल डोजे की जरूरत है. वी नीड 2 doses ऑफ डोजे. तो इसलिए ये सब इसकी कॉन्स्टिट्यूशन को मत्था टेकना बंद करे. वो किसी लोगों ने अपनी मत से जितनी उनको समझ आई, एक बहुत एलीट वर्ग ने, सिलेक्टेड एलीट वर्ग ने उसको एक पुस्तक लिख दिया. और वो भी उसका राइटर एक्चुअली बेनेगल राव था, जो आईसीएस का बंदा था, जो ब्रिटिश एम्पायर ने नाइट किया था. ब्रिटिश ने कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटी ये इंडिपेंडेंस से पहले 1946 में इसका स्टार्ट किए. तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है, ब्रिटिश आईसीएस ऑफिसर ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है. ब्रिटिश इंडिया एक्ट ऑफ 1935 की हूबहू वो कॉपी है. ये कौन सा मत्था टेकने वाली बात है? मेरे को नहीं समझ आया.